नमस्ते बच्चों। आपको नई शिक्षा पद्धति की पूरी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मिल चुकी होगी और इसमें स्कूल का कोड और पासवर्ड और अन्य सामग्री जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, एक देश जो होता है उस देश की सरकार के सामने एक व्यक्ति या एक परिवार या एक उद्योग, ये एक समस्या नहीं होती है। उस देश की सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके संपूर्ण राष्ट्र में रोजगार के अवसर बढ़े। उसके सामने चुनौती ये भी होती है कि अधिक से अधिक उद्योग धंधे खुले। उसके सामने ये भी चुनौती होती है कि देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ऐसे वो प्रयास करे। उसके सामने चुनौती ये भी होती है कि एक देश के जनता के पालन पोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा राजस्व, माने टैक्स से प्राप्ति उनको ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी काम वो करे। तो आप देखिए, यहां पर समग्र सोच आ रही है। एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात नहीं आ रही, संपूर्ण राष्ट्र के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आ रही है। एक व्यक्ति की आय बढ़ाने की बात नहीं आ रही है, बल्कि पूरे राष्ट्र की आय को, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की बात आ रही है। एक व्यक्ति या एक परिवार के विषय में नहीं सोचा जा रहा, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा जा रहा है, समग्र व्यापक रूप से सोचा जा रहा है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी? देखिए बेटे, परिभाषाएं जो दी हुई हैं, जैसे प्रोफेसर बोल्डिंग है, वो बोलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं अपितु बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। कीमत स्तर की जहां बात कर रहे हैं बोल्डिंग, वो बताना चाह रहे हैं कि सरकार जो है, देखिए मेरा कारखाना है और ये बुक की कीमत कितनी रखनी है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। लेकिन सरकार के सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि देश के अंदर में कीमत स्तर, कहने का मतलब महंगाई का स्तर जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, तो इसे ही हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखेंगे आप, तो पहली विशेषताएं दी हुई है व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसका दृष्टिकोण व्यापक होता है क्योंकि इसमें संपूर्ण राष्ट्र की बात की जाती है और योग की बात की जाती है, बड़े योग की बात की जाती है। नंबर 2, व्यापक विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण माने जांच होता है बेटे। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण किया जाता है सरकार के द्वारा कि देश की राष्ट्रीय आय कैसी बढ़नी चाहिए, देश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ना चाहिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, यातायात के साधन हुए, है ना, बिजली, टेलीफोन, ये सुविधाएं कितनी जल्दी जल्दी हर जगह पहुंच जाए, ऐसा सोचना सरकार का रहता है, तो व्यापक विश्लेषण किया जाता है। आय व रोजगार का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आय माने राष्ट्रीय आय, रोजगार माने राष्ट्रीय रोजगार, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन इसी के द्वारा किया गया है। नंबर 4, परस्पर निर्भरता। देखिए, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र बताया था, तो उसमें किसी एक कारखाने, किसी एक उद्योग के बारे में चर्चा हो रही थी। यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र बताया तो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की चिंतन इसमें हो रहा है। लेकिन आप
आप ये भी तो सोचिए कि यदि आप या मैं, आपके पिताजी, परिवार के लोग की आय बढ़ेगी या मेरी आय बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यदि ऐसा सब जन ही सोचने लगेंगे, तो ऐसे में हम लोग की सबकी आय बढ़ेगी, तो उससे अपने आप किसकी आय बढ़ जाएगी? राष्ट्रीय आय अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरीके से राष्ट्रीय आय यदि बढ़ेगी तो देश धनवान होगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर, उद्योग धंधे खुलने के कारण होंगे, तो लोगों की आय बढ़ेगी। माने कहने का मतलब यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों परस्पर एक दूसरे से निर्भर होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस तरीके से हमने 4 विशेषताएं देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कि समष्टि अर्थशास्त्र के लाभ क्या है, इसका अध्ययन करने से हमको लाभ क्या होगा। देखिए बेटी, अर्थव्यवस्था जो है, एक देश की अर्थव्यवस्था की जब मैं बात करूंगा ना, तो देश की अर्थव्यवस्था में सब कुछ आ जाएगा। जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने शाला स्कूल है, वहां की शिक्षा प्रणाली है ना, रोजगार है, महंगाई है, तमाम समस्याएं इसके अंदर आती हैं और सरकार को सोचना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वो बहुत जटिल और कठिन होती है। तो यहां पर आपका पहला ही पॉइंट दिया है, जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, कि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, इसके अध्ययन से जो है हमारे अर्थव्यवस्था के जटिल रूप को आसानी से समझा जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट दिया है आर्थिक नीतियों का निर्माण। देखिए, सरकार आर्थिक नीति बनाती है। सरकार ने जीएसटी लगाया, मैंने पिछले ही उदाहरण में आपको बतलाया था। सरकार इनकम टैक्स लगाती है, सरकार कारपोरेशन टैक्स लगाती है, माने कंपनी के ऊपर टैक्स लगाती है। अनेकों टैक्स सरकार द्वारा लगाए जाते। सरकार फिर नियम भी बनाती है व्यापारियों के लिए। तो सरकार जो नीतियां बनाती है, वो समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही उन नियमों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप। देखिए, अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? धन कमाना अर्थशास्त्र का उद्देश्य नहीं है। मानव कल्याण करना अर्थशास्त्र का उद्देश्य है, और समष्टि अर्थशास्त्र मानव कल्याण के बारे में ही विचार करता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। देखिए, मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक का मतलब क्या हुआ। व्यष्टि माने व्यक्तिगत परिवार। अब यदि एक राष्ट्र की सरकार अच्छी नीतियां बनाएंगी, अच्छे नियम बनाएंगी, तो स्वाभाविक है वो देश तरक्की तेजी के साथ करेगा। नए नए उद्योग धंधे खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोगों की आय बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है यहां पर? व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका विकास हो रहा है, माने मानव का विकास हो रहा है। मानव के विकास के साथ साथ परिवार, उद्योगों का विकास हो रहा है ना। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभास को समझने में सहायक। यहां पर आप देखिए कि ये पॉइंट व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी आया था। तो ये यहां पर बताना चाह रहे हैं कि भैया देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक विरोधाभास में, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको बताया था कि उसका नंबर पॉइंट 3 बताया था कि इसके निष्कर्ष सभी पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर यह बताना चाह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो नियम बनाए जाते हैं वो सभी पर बड़े आसानी से लागू हो जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो नियम बनाए जाते हैं वो एक व्यक्ति पर लागू हो सकते, एक कारखाने पे लागू हो सकते, पूरे हमारे हिंदुस्तान के कारखानों पर लागू थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये बात इसमें बताई गई है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र की दोष बताए गए हैं, या सीमाओं के नाम से भी इसको समष्टि अर्थशास्त्र की दोष या सीमाएं बताई है। घुमा फिराकर आपको देखिए, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है तो समष्टि अर्थशास्त्र एक अनुपयुक्त अर्थशास्त्र है, घुमा दिया ना।
वहां आपको यह साबित करना पड़ेगा कि इसमें दोष है, दोष के पॉइंट बताने पड़ेंगे, तो घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे। तो दोष में देखिए कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा। बड़े बड़े पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक डिसीजन, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ी तो वह बैंक से पैसे निकाल लेता है। तो एक व्यक्ति बैंक से पैसे निकालता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन सभी व्यक्ति बैंक से पैसे जमा निकालना शुरू कर देंगे तो बैंकों के पास पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर बैंक उद्योगपतियों को ऋण कहां से देगी, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है समूह की बनावट पर ध्यान नहीं। देखिए समूह की बनावट पर ध्यान नहीं में यह बताया गया है कि जो समूह होते हैं, देखिए समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं, समूह की बनावट पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहां पर भ्रामक परिणाम कैसे आ सकते हैं कि 1990 और 91 में उत्पादन स्तर समान है। कहने का मतलब 1990 और 91 में उत्पादन का स्तर एक बराबर है, परंतु अब यदि औसत निकल रहा है तो समान निकल रहा है। लेकिन यदि हम देखें तो 90 में उत्पादन थोड़ा कम था और 91 में उत्पादन थोड़ा ज्यादा था, फिर 92 में और ज्यादा हो जाएगा, 93 में और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा देश धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। लेकिन वो निर्णय क्या निकल के आ रहा है कि औसत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे दे रहा है विजातीय समूहों की समस्या। देखिए अर्थव्यवस्था में अनेक मैंने आपको बताए कि भैया देखो अर्थव्यवस्था में सीमेंट उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, कितने सारे वो है। तो इतने सारे समूहों का अध्ययन करना जो है वह सरल नहीं होता है, और फिर जो निर्णय निकलते हैं वो भी सत्य होने की संभावना नहीं होती है। एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब उदाहरण के लिए आप देखें कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ती चली जा रही है 90 के बाद से। तो ऐसा मान लिया जाए कि फिर तो हमारे देश के लोगों की आय भी बढ़ती चली जा रही, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कुछ लोगों की आय में आकस्मिक बहुत ज्यादा तेजी के साथ वृद्धि हुई और निचले स्तर के लोगों में उतनी नहीं हो पाई, माने गरीबी भी बढ़ी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा हो रही है, अधिक हो रही है तो हमारा राष्ट्र विकास कर रहा है। यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है राष्ट्रीय आय बढ़ती चली जाए और इधर गरीबी भी बढ़ती चली जाए। तो ये जो है असमान रूप से प्रभावित होते हैं, ये इसमें दोष में बताया गया है। इसके बाद आपको समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। इसके अंतर जो हैं, ये अंतर आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। अब बिल्कुल आपको बहुत आसानी से इसके अंतर भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और परस्पर इन पर निर्भरता जो दी हुई है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आवश्यकता पड़ने पर समष्टि अर्थशास्त्र की मदद करता है और समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यकता पड़ने पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की मदद करता है। ये एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि दोनों परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो घुमा के ऐसा बोल सकता है ना कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। स्पष्ट कीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। तो घुमा के प्रश्न यदि आते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे तो आपके सामने पुस्तक रहेगी, पुस्तक से ढूंढकर आपको लिखना है। तो इस बात का विशेष बच्चे सभी लोग ध्यान रखें कि अध्याय 1 से क्वेश्चंस आएंगे आपको पहले असेसमेंट के, तो आपको इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। देखिए नंबर आपके हाथ में, आप अध्याय को 1 नहीं 2-2, 3-3 बार पढ़ें। मैंने तो समझा ही दिया, और 2-2, 3-3 बार आप पढ़ें तो आपको मालूम रहेगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और हमें उत्तर क्या लिखना है। कुछ भी लिख देंगे नंबर नहीं मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखें।
इतना ही आज के वीडियो में। पहला अध्याय आपका ये समाप्त हो गया। जो परीक्षा में आने वाला है, बहुत परिश्रम करें और अच्छे नंबर से पास हो।